हाँ जी बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरी आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा फटाफट से कि सर आपकी आवाज़ है वो क्लियर आ रही है। एक बार फटाफट से जितने भी साथी जुड़े हैं मुझे फटाफट से बता दीजिए मेरी आवाज़ है वो आप लोगों के पास एकदम क्लियर आ रही है। जितने भी साथी जुड़े हैं फटाफट से बता दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम इस सेशन को आगे शुरुआत करें। शिवानी, प्रियंका, रजनी, दीपिका, हिमांशु, डिम्पल, डिम्पल धाकड़, डिम्पल चौधरी। हम्म एक बार बताना प्यारे बच्चों कि मेरी आवाज है वो आप लोगों के पास एकदम क्लियर आ रही है। हम्म एक बार बताना फटाफट से देगा। हम्म आ जाओ फटाफट से, आ जाओ जितने भी साथी जुड़े हैं। मुझे एक बार थम्स अप करके बता दो कि सर आपकी आवाज है वो क्लियर आ रही है, क्योंकि मुझे हाँ, अब दिख गया। ठीक है जी, चलो। आवाज क्लियर है, बहुत बढ़िया। सर जी हेल्प में आप, सर जी हेल्प में आप, ऐप ही नहीं चल रहा है और कोई ऑप्शन नहीं आ रहा लैपटॉप में, अलग अलग दिख रहा है। ऐसे हो रहा है, मैं देखता हूँ बेटा। सर ये कोर्स कब पूरा होगा और पूरा होने के बाद क्या करवाओगे? देखिए बेटा सुरेश कुमार, ये जो आपका सिलेबस है ना, ये जो आपका सिलेबस है मेरे प्यारे बच्चे, इस सिलेबस को हम लोग मेरे प्यारे बच्चे मान के चलो, मैंने आपको बता रखा दिसंबर के पहले वीक तक, तो मैं कोशिश करूंगा 10 दिसंबर या 15 दिसंबर से पहले पहले कंप्लीट करवाने की आप लोगों से। सुप्रीम कोर्ट अपना आज और कल कल सुप्रीम कोर्ट खत्म हो जाएगा 3 क्लास के अंतर्गत, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हम राजनीतिक दल पढ़ेंगे। 2 क्लास में राजनीतिक दल हो जाएंगे। 1 क्लास में अपना राष्ट्रीय आपातकाल खत्म हो जाएगा। फिर हम स्टेट की पॉलिटी पे आ जाएंगे, है ना। फिर हम राज्यपाल है, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद है अपना, विधानमंडल है राज्य का, पंचायती राज, हाई कोर्ट, उनकी बातें करेंगे प्यारे बच्चों। और फिर आयोग, आयोग में कम से कम 5-6 क्लास हो जाएगी, क्योंकि आयोग से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं भाई, बहुत कम से कम 2 क्वेश्चन आपके आयोग के पूछे जाएंगे। और आयोग से जो क्वेश्चन पूछे जाने का जो लेवल होता है आरपीएससी का, भाई साहब, जो मैं पिछले सालों के पेपर देखता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार आरपीएससी इतने लेवल की क्वेश्चन पूछते हैं तो हमें डरना नहीं है, टेंशन मत लेना। हम उसी की पद चिन्हों पे चलेंगे, आरपीएससी के ही पद चिन्हों पे चलेंगे। इसके लिए एक खास बात और है, इस 9 तारीख को एक आरपीएससी का पेपर है टेलीकॉम इंस्पेक्टर का, है ना भाई, टेलीकॉम इंस्पेक्टर का। तो वहां पर भी हमें पता चल जाएगा कि आरपीएससी आपसे चाहती क्या है, किस प्रकार से आप लोगों से क्वेश्चन पूछना चाहती है भाई। तो अपने को एक हिंट मिल जाएगी प्यारे बच्चों, वो भी अपने लिए एक बहुत प्लस पॉइंट है प्यारे डियर भाई, वो भी अपने लिए एक बहुत ही प्लस पॉइंट है प्यारे बच्चों। चलिएगा, अब शुरुआत करते हैं मेरे प्यारे डियर आज के इस प्यारे से सेशन की। पिछली क्लास के अंतर्गत हम लोगों ने आर्टिकल की बात नहीं की थी, केवल मैंने बेसिक बातें बताई थी कि भैया हम सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे करते हैं, है ना। सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति कैसे करते हैं, मैंने एक बेसिक चीज बता दी थी आप लोगों को कि कैसे कैसे करते हुए आ रहे थे। मोदी जी ने 99वां संविधान संशोधन किया, एनजेसी लेकर के आए, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। क्यों किया? क्योंकि हमारे मूल अधिकारों की जो बेसिक संरचना थी, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, उसको प्यारे बच्चों को नुकसान पहुंचा रहे थे। ठीक है, हाँ जी साहब। हाँ, संविधान संशोधन तो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। संविधान संशोधन बता दीजिए किसकी अनुमति जरूर, अनुमति नहीं होती बेटा, संविधान संशोधन तो संसद के दोनों सदनों के अंतर्गत होता है। 3 प्रकार के संविधान संशोधन होते हैं, आगे पढ़ेंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा। अब आज आर्टिकल पढ़ेंगे प्यारे बच्चों, आर्टिकल 124। 124 सबसे बड़ा है मेरे प्यारे बच्चों। इसी के अंतर्गत नियुक्ति आ जाएगी, इसी में योग्यता आ जाएगा, इसी में शपथ है, इसी में त्याग पत्र है, सब कुछ मेरे प्यारे बच्चों इसी के अंतर्गत है प्यारे बेटा, मैं प्यारे डियर। तो सबसे पहले आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन व स्थापना, है ना। सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायालय का गठन। अब गठन कैसे होगा मेरे प्यारे बच्चों, है भाई, मैं मूलतः बात करूं, मूलतः जज, मूलतः का मतलब समझ रहे हो ना, और वर्तमान जज, कि हमारा सुप्रीम कोर्ट जब बना था 28 जनवरी 1950 को, इसका हमने उद्घाटन किया था।
उस समय मेरे प्यारे बच्चों कितने जज हुआ करते थे? उस समय 1+7 थे, टोटल 8 जज थे। वर्तमान में कितने हैं? 1+33 बराबर 34 है मेरे प्यारे बच्चों। ये जजों की संख्या तय कौन करता है? संसद विधि बना करके। प्यारे बच्चों, संसद विधि बनाकर जजों की संख्या तय करती है। जजों की संख्या जजों की संख्या तय होती है मेरे प्यारे डियर। लो जी साहब, क्या? संसद विधि बना करके दोस्तों। आप ऐसे मत समझना कि भैया आज 20 जज है, चलो भाई कल बैठ कर चलो कल 25 कर लेते हैं, ऐसे होता है क्या? नहीं। जजों की संख्या में बढ़ोतरी होगी तो वो हमारी पार्लियामेंट करेगी, और पार्लियामेंट इसके लिए एक एक्ट बनाएगी प्यारे बच्चों, जो आपको मैंने लिखा दिया। मूलतः यानी ओरिजिनल 1+7, यहाँ 1 का मतलब है प्यारे बच्चों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य जज, और 33 का मतलब है अन्य जज मेरे प्यारे दोस्त। मैं लिखा देता हूं, है ना। +1 क्या है? मुख्य जज, यानी एक तो मुख्य जज होगा, और 33 क्या होंगे? अन्य जज होंगे। 33 क्या होंगे? अन्य जज होंगे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, ठीक है, बहुत बढ़िया। उसके बाद में आप लोगों से पूछा जाएगा, उसके बाद में आप लोगों से नियुक्ति तो हो गई, फिर पूछा जाएगा, गठन तो हो गया कि साहब इनकी नियुक्ति कौन करता है ना। भाई इनकी नियुक्ति कौन करता है, आप लोगों को दूसरा ये ध्यान रखना है। बताओ देखिए नियुक्ति कौन करता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, है, अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, हम्म, हारे बताओ। कल ही बात की थी सर, पहली बार 1956 में 11 किया, वो छोड़ो आप कब किया था, बस जो चीज है वो आपको मैंने लिखा दी। आज आज से शुरू की है बेटा। एक बार बीच में मेरे प्यारे बच्चों से एक मेरा थोड़ा सा निवेदन है कि आप जो कई बच्चे बीच में बार बार कमेंट कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा मेरा निवेदन है, प्लीज बीच में आप कमेंट मत कीजिएगा। मैं आपको मौका दूंगा आपकी बात रखने का, आपको मौका दूंगा मेरे प्यारे बच्चों, वहां बताना आप लोग दोस्तों। आर्टिकल 124 जो है, उसी के तहत मेरे प्यारे बच्चों जजों की जो होती है वो नियुक्ति होती है ना। इसी के तहत नियुक्ति होती है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रपति द्वारा मुद्रा सहित हस्ताक्षर करके, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करके, ऐसे लिख लो, हस्ताक्षर करके करके मुद्रा सहित अधिपत्र जारी करके, या इतना ही लिख लो आप, राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षर करके साहब राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से करेगा क्या मेरे प्यारे बच्चों? नहीं, कोलेजियम प्रक्रिया द्वारा। राष्ट्रपति राष्ट्रपति कोलेजियम प्रक्रिया द्वारा, कोलेजियम प्रक्रिया द्वारा, कोलेजियम प्रक्रिया द्वारा जजों की नियुक्ति करेगा, जजों की नियुक्ति करेगा। अब मुझे कौन बताएगा? डिंपल धाकड़ बताएगी, डिंपल नियुक्ति करेगा। डिंपल धाकड़, डिंपल चौधरी, सोनू, मोनिका, रजनी, शिवानी, अभिषेक, ये मुझे बताएंगे कि कोलेजियम प्रणाली में टोटल कितने जज थे। चुपचाप बताओ, किसी को और को नहीं बताना है, केवल इन 5-6 लोगों को ही बताना है कि भैया सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में जो कोलेजियम प्रक्रिया या कोलेजियम प्रणाली कल हमने देखी थी, इसमें टोटल कितने जज होते हैं? पटाख से बता दो, देखिए किसी को बताए बगैर, एक बार चुपके से बता दो मेरे प्यारे डियर। एक बार चुपके से बता दो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए। अरे चुपके से बता दो, देखिए आप। 5 जज। अरे वाह, कितने अच्छे बच्चे हैं। 1+4, एक सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज और 4 सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज प्यारे बच्चों। ये 5 लोग मिलकर के तय करते हैं कि कौन जज बनेगा। दीपिका जी का चालान कट गया। चलो, उसके बाद में आप लोगों से क्वालिफिकेशन पूछ ली जाए कि जनाब योग्यता क्या होती है इनकी। अगर मैं, ये सब आर्टिकल 124 में ही है, ध्यान रखना अभी तक, है ना। अब आपसे मैं पूछ लूं कि व्हाट इज क्वालिफिकेशन ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता क्या होती है। जैसे आप लोग थानेदार बनोगे, थानेदार बनने के लिए आपके लिए क्या क्वालिफिकेशन कर दी
कि भैया आप लोगों के पास आप लोगों के पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, आपकी उम्र इतनी होनी चाहिए, है ना? ग्रेजुएशन की डिग्री और उम्र इतनी होनी चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। अब ग्रेजुएशन की डिग्री की मैं बात करूं तो आप चाहे बीए हो, चाहे बीएससी हो, चाहे बीकॉम हो, चाहे बीबीए हो, चाहे बीसी हो, कोई भी आपके पास एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद में आपकी कंपटीशन होगी, जिसका सिलेक्शन हो जो पास करेगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। क्या वैसे ही हमारे सुप्रीम कोर्ट के जजों में होता है क्या? है तो प्यारे बच्चों, पहली योग्यता हो जाएगी इसमें भारत का नागरिक। भारत का नागरिक मेरे प्यारे दोस्त, बहुत बढ़िया। दूसरी लिख लो, है ना? दूसरी लिख लो कि किसी हाई कोर्ट में, किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक अधिक हाई कोर्ट में, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 5 वर्षों तक वकालत की हो। 5, माफी चाहता हूं, 10 वर्षों तक, लगातार 10 वर्षों तक वकालत की हो। या इसमें ऐसे लिख लो आप पहले कि किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहा हो। वकील हम दोबारा लिखेंगे, है ना? माफी चाहता हूं मैं आप लोगों से कि किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहा हो, 5 वर्षों तक जज रहा हो, ये योग्यता होगी दूसरी, जज रहा हो। कि कोई ए नाम का एक व्यक्ति है, कोई ए नाम का व्यक्ति है, वो 5 साल तक किसी हाई कोर्ट का जज है, तो वो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता है ना? मान के चलो कि साहब उसने किसी हाई कोर्ट के अंतर्गत जज नहीं है वो, तो प्यारे बच्चों एक दूसरी योग्यता इसमें यह आती है, ऑप्शनल है, ये जरूरी नहीं कि इन दोनों में से कोई एक हो जानी चाहिए मेरे प्यारे डियर, ये ऑप्शनल है। ये क्या बोलती है कि किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, किसी एक या किसी एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट, एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में, किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार लगातार 10 वर्षों तक, लगातार 10 वर्षों तक वकालत की हो, 10 वर्षों तक वकालत की हो। लो जी साहब, ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है ना? कि भाई साहब भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज रहा हो, अगर जज ना हो तो किसी एक या एक से अधिक हाई कोर्ट में लगातार 10 वर्षों तक वकालत की हो, है ना? लगातार 10 वर्षों तक, ऐसा नहीं कि 3 साल अभी कर ले, बीच में 2 साल छोड़ दे, फिर 2 साल वापस आ गए, फिर 4 साल छोड़ दे, फिर 5 साल वापस आ गए, ऐसा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, लगातार 10 वर्षों तक। और लास्ट लिख लो आप लोग, राष्ट्रपति की नजर में विधि में पारंगत हो, राष्ट्रपति की नजर में, राष्ट्रपति की नजर में विधि में पारंगत हो, विधि में पारंगत हो मेरे प्यारे दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है ना? भाई साहब कोई भी जज है मेरे प्यारे बच्चों, वो तभी बनाए जाएंगे जिसके अंतर्गत ये क्वालिफिकेशन होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के जज की क्वालिफिकेशन है। अगर किसी बालक को पूछना है तो पूछ सकता है, योग्यता व शर्त में अंतर क्या होता है? बेटा शर्तें तो हो जाती है आपके सिलेक्शन के बाद की, योग्यता हो जाएगी पहले की। राष्ट्रपति पढ़ाया तब भी बताया था, अभी राज्यपाल पढ़ाऊंगा तब भी बताऊंगा। और ध्यान रखना राम सिंह, एसआई की एग्जाम में पिछले काफी दिनों से प्यारे बच्चों लगातार यहां से प्रश्न छप रहे हैं भाई, लगातार प्रश्न छप रहे हैं यहां से कि ये, चलो मैं एक बार 2 मिनट आपसे बात करता हूं। काफी बच्चों के आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। एक पूनम कुमारी बोले कि 7 वर्षों तक जज रहा हूं। नहीं बेटा, आपने अगर 7 वर्ष कहीं पढ़ा है तो गलत पढ़ा है।
सर जी, टाइम गैप नहीं हो सकता, जैसे किसी कोर्ट में 4 साल रहा हो, दूसरे कोर्ट में 6 साल रहा हो, नहीं, लगातार रहना चाहिए। लगातार मैंने क्या बोला, 10 साल कोर्ट में वो जज वकालत की हुई, उसने ऐसा नहीं कि 4 साल यहाँ है, 2 साल छुट्टी ले रहा है, 3 साल कर रहा है, वो बिल्कुल भी नहीं चलेगा। ठीक है, इंडिया टोटल हाई कोर्ट 25 पे बातें करेंगे प्यारे बच्चे। पारंगत क्या होता है? पारंगत का मतलब उसे उसका अच्छा नॉलेज हो। जैसे आप लोगों से मैं पूछूं कि संजना कंवर तुम किस में पारंगत हो, तो संजना बोलेगी कि सर मैं तलवारबाजी करने में बहुत पारंगत हूँ, मैं तलवारबाजी अच्छी कर लेती हूँ, बड़े बड़े को छक्के छुड़ा देती हूँ। या कई होता है कि सर मैं खाना बनाने में बहुत पारंगत हूँ, मैं बहुत स्वादिष्ट खाना बनाता हूँ। अब खाना तो कोई भी बना सकता है, लेकिन बहुत स्वादिष्ट खाना, कोई सा भी खाना बनवा लो, ये भी होता है। ठीक है ना? तो विधि में पारंगत का मतलब है कि उस व्यक्ति को विधि का बहुत अच्छा नॉलेज हो। भाई विधि का बहुत अच्छा नॉलेज हो मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ठीक है जी साहब। एक बालक पूछ रहा है एज कितनी है? मिनिमम एज का उल्लेख नहीं है, मैक्सिमम एज अभी लिखाऊंगा आप लोगों को, आप टेंशन मत लीजिएगा ना। कार्यकाल के बारे में हम लोग बातें हैं वो करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। मैं साइड में हट रहा हूं, अगर किसी ने नहीं लिखा है तो वो लिख लो मेरे प्यारे बच्चों। अगर अभी तक किसी ने नहीं लिखा है तो वो लिख लो मेरे प्यारे डियर। लिख लिया? चलिएगा साहब। अब आगे लिखो प्यारे बच्चों, इनको हटाना। आगे लिखो, इनको हटाना। ध्यान रखना, अच्छी तरीके से समझ लेना, अच्छी तरीके से समझ लेना मेरे प्यारे बच्चों, अच्छी तरीके से समझना। क्यों बता रहा हूं मैं आप लोगों को? क्योंकि क्योंकि ये अच्छी तरीके से समझ लिया तो फिर हाई कोर्ट का जज, केग, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महान्यायवादी, उन सबको हटाने का एक ही तरीका होता है ना? अंजू बेटा, विधि में पारंगत बता दिया मैंने। उस व्यक्ति को विधि का बहुत अच्छा नॉलेज हो। पारंगत मतलब उसकी चीज का बहुत अच्छा खिलाड़ी हो। खिलाड़ी का मतलब ऐसा नहीं कि भाई क्रिकेट का ही खिलाड़ी हो, उसका खिलाड़ी हो। खिलाड़ी का मतलब होता है कि उस व्यक्ति को उस चीज का बहुत अच्छा नॉलेज है। ठीक है ना? ठीक है साहब। अब रुक जाओ एक बार वापस। हटाना का मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले है कि साहब हटाया क्यों जाता है, हटाने का कारण क्या होता है? तो कारण दो दिए गए हैं इसमें प्यारे बच्चों, एक सिद्ध कदाचार, सिद्ध कदाचार, और दूसरा अक्षमता। दूसरा अक्षमता के आधार पे, अक्षमता के आधार पर, के आधार पर। सर ये सिद्ध कदाचार या अक्षमता क्या होता है? हम्म भाई सिद्ध कदाचार है वो क्या होता है, समझना एक बार दोबारा समझ। सब अभी तक 124 में ही चल रहे हैं प्यारे बच्चों, हम लोग अभी तक आर्टिकल 124 में ही चल रहे हैं। सिद्ध कदाचार का मतलब होता है कि कोई जज जिसने मेरे प्यारे बच्चों करप्शन किया, कोई जज है जिसने करप्शन किया, विधि के अकॉर्डिंग काम नहीं किया, जो उसको काम करना चाहिए वो नहीं किया, लोगों को सही प्रकार से न्याय नहीं दी, उस कंडीशन के अंतर्गत उसको हटा सकते हैं। पहली कंडीशन, दोबारा सुन लेना एक बार, आप बार बार पूछोगे। सिद्ध कदाचार का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? कि भाई उस जज ने कोई करप्शन किया है, वो जज नियमों का पालन नहीं कर रहा है, वो जज नई विधि के तहत किसी को कोई निर्णय सुना रहा है, और भाई साहब दादागिरी कर रहा है, अपनी मन मर्जी कर रहा है, मौज काट रहा है, खूब लोगों से पैसे ले रहा है, वो होता है सिद्ध कदाचार। दूसरा होता है अक्षमता। अक्षमता का मतलब है कि वो पागल हो चुका है, वो कोई दिवालिया हो चुका है, मानसिक रूप से वो ठीक नहीं है, है भाई, मानसिक रूप से ठीक नहीं है वो। इस कंडीशन में मेरे प्यारे बच्चों दो आधारों पे हम उसको हटा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल साहब। सर हटाने की प्रक्रिया क्या होती है? हम्म हटाने की प्रक्रिया क्या होती है प्यारे बच्चों? देखो, किसी भी जज को हटाया जाता है, किसी भी जज को हटाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले तो 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाती है। क्या होता है? 14 दिन पहले उसको सूचना दी जाती है। 14 दिन पूर्व सूचना। मैं फिर बोल रहा हूं आप लोगों को, बहुत अच्छी अच्छी तरीके से समझ लेना, पूर्व सूचना। क्योंकि जब मैं हाई कोर्ट पढ़ाऊंगा तो हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया नहीं बताऊंगा, वहां पे केवल एक ही लाइन लिखाऊंगा कि सुप्रीम कोर्ट के जज के समान। और सुप्रीम कोर्ट को जज को कैसे हटाते हैं वो समझ जाना आप लोग। ठीक है साहब, 14 दिन से पूर्व सूचना दे दी, और सूचना देने के बाद में हम लोग अपना प्रस्ताव लाएंगे। और ये प्रस्ताव जो है प्यारे बच्चों हम लोग लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी ला सकते हैं।
ये जो प्रस्ताव है वो लोकसभा व राज्यसभा में कहीं पर भी ला सकते हैं। लोकसभा व राज्यसभा में हम लोग कहीं पर भी ला सकते हैं। अगर हम लोग लोकसभा के अंतर्गत लाएंगे, अगर हम लोग लोकसभा में लाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 100 सदस्यों से सहमति लेनी होगी हमें, 100 सदस्यों की सहमति। ठीक है साहब। ये सदस्य कौन होंगे? लोकसभा के। जो अपना प्रस्ताव होगा ना, उस प्रस्ताव के ऊपर इन 100 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। अगर हम ये प्रस्ताव राज्यसभा में लाएंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 50 सदस्यों की सहमति, 50 सदस्यों की सहमति। क्या? 50 सदस्यों की सहमति मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है साहब। दोबारा सुना एक बार यहां तक। अगर कोई जज सुप्रीम कोर्ट का, उसने किसी भी प्रकार का कोई करप्शन, तो उसकी हटाने की प्रक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले 14 दिन पूर्व हम उसको सूचना देंगे। सूचना देने के बाद में हम प्रस्ताव लाएंगे, और प्रस्ताव हमारा लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन के अंतर्गत लाया जा सकता है। क्या बोला हमने? किसी भी सदन में प्रस्ताव लाया जा सकता है। अब ये जो प्रस्ताव होगा, अब ये मेरे प्यारे बच्चों जो प्रस्ताव होगा, इसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना लोकसभा अध्यक्ष के पास है। ये ध्यान रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखना कि ये जो प्रस्ताव लाए हम लोग, इसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना स्पीकर के पास राइट है। इसको स्वीकार करना, स्वीकार करना या नहीं करना, नहीं स्वीकार करना, ये शक्ति स्पीकर के पास है ना? ये शक्ति स्पीकर के पास है मेरे प्यारे बच्चों, स्पीकर के पास है मेरे प्यारे डियर। लो जी साहब, भैया हम प्रस्ताव तो ले आए, लोकसभा में लाए, राज्यसभा में लाए, लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा, ये राइट्स मेरे प्यारे बच्चों किसके पास है? ये राइट्स मेरे प्यारे बच्चों स्पीकर, स्पीकर जानते हो ना, लोकसभा अध्यक्ष के पास है भाई, लोकसभा अध्यक्ष के पास है। यदि लोकसभा अध्यक्ष ने मेरे प्यारे बच्चों इसको स्वीकार कर लिया, यदि लोकसभा अध्यक्ष ने इसको स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार करने के बाद में प्यारे बच्चों, ये जिस सदन में रखा जाएगा, उस सदन में उपस्थित, उस सदन में मेरे प्यारे बच्चों, जिस सदन में प्रस्ताव रखा गया, जिस सदन में पहले प्रस्ताव रखा, पहले प्रस्ताव रखा मेरे प्यारे बच्चों, उस सदन में उपस्थित, उपस्थित जितने सदस्य हैं वो, और वोट देने वाले के 2/3 बहुमत से, विशेष बहुमत से पास होना चाहिए। कि भैया जितने सदस्य उपस्थित है, उपस्थित वह कुल वोटों के, वह कुल सदस्यों के, कुल वोटों के, देख लो, कुल मतदान करने वालों के, मतदान, मतदान वालों करने वालों के 2/3 विशेष बहुमत से, 2/3 बहुमत से पास, बहुमत से पास। लो जी भैया, हमने लोकसभा में पेश किया, लोकसभा के अंतर्गत मेरे प्यारे बच्चों स्पीकर ने बोला ठीक है जी साहब, और उसके बाद में प्यारे बच्चों लोकसभा में जितने उपस्थित सदस्य हैं, मान लो उपस्थित टोटल कितने अपने लोकसभा में 552 है ना, सॉरी माफी चाहता हूं 550 है, लेकिन मान लो उपस्थित कितने हैं, उपस्थित मान के चलो 350 है ना, उपस्थित कितने हैं? 350 है। अब इन 350 के मेरे प्यारे बच्चों 2/3 कितने हो जाएंगे? काटो, 3 का भाग 1 बार गया, 5 बार गया, है ना, नहीं 5 बार नहीं गया दोस्तों, 3 बार गया, फिर 1 बार गया, फिर 6 बार गया, तो लगभग 232 सदस्य हो गए, लगभग, है ना, लगभग। ये 232 सदस्य हस्ताक्षर कर देंगे ना कि हाँ, इस जज को हटाओ, ये जज प्यारे बच्चों देश के लिए सही नहीं है। तो मेरे दोस्त, जिस सदन में प्रस्ताव रखा, वहां पे हमने 2/3 बहुमत से पास करवाया, और पास करवाने के बाद में मेरे प्यारे बच्चों दूसरे सदन में जाता है, दूसरे सदन में, और दूसरा सदन जो होता है वो इसकी जांच करता है,
वो इसकी जांच करता है मेरे प्यारे बच्चों, और जांच करने के लिए एक कमिटी बनाता है। ध्यान से सुनना, जांच करने के लिए एक कमिटी बनाता है मेरे प्यारे बच्चों, और उस कमिटी के अंतर्गत कौन कौन होता है, जांच करता है, उसके लिए एक समिति बनाई जाती है, और उस समिति के अंतर्गत कौन कौन होता है, एक तो मेरे प्यारे बच्चों सीजेआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दूसरा मेरे प्यारे बच्चों, कोई भी हाई कोर्ट का सीजीआई हो जाएगा, किसी भी हाई कोर्ट का ले सकते हैं। भारत में 25 हाई कोर्ट है, कोई भी हाई कोर्ट होगा उसका एक सीजीआई है, वो ले सकते हैं प्यारे बच्चों। और एक मेरे प्यारे डियर वरिष्ठ अधिवक्ता होगा, वरिष्ठ वकील, वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट का वकील होगा। इन तीन लोगों की एक समिति बनेगी, और तीनों लोगों ने मेरे प्यारे बच्चों जांच करेंगे कि भाई इस जज को हटाया जाएगा या नहीं जाएगा। और यदि इनकी जांच में मेरे प्यारे बच्चों सही पाया गया, इनकी जांच सही पाई गई, सही, तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा सदन भी मेरे प्यारे बच्चों विशेष बहुमत से पास कर देता है। विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत बोले तो वही 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास, प्रस्ताव पास। और जैसे ही प्रस्ताव पास हुआ तो जज साहब टाटा बाय बाय हो जाएंगे, है ना, टाटा बाय बाय हो जाएंगे प्यारे बच्चों। ये मैंने आपको बोला, दोबारा देख लेना एक बार, मैं सरसरी नजर से दोबारा बता देता हूं मेरे प्यारे डियर, कि अगर किसी भी जज को हम लोग हटाते हैं तो इन दो आधार पे हटाते हैं। उसकी प्रक्रिया शुरू करने से 14 दिन पहले हम उसको सूचना देते हैं। प्रस्ताव लोकसभा राज्यसभा में कहीं पर भी रख सकते हैं। लोकसभा में रखेंगे ये प्रक्रिया है, राज्यसभा में रखेंगे तो इतने सदस्यों और इतने सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं। और फिर प्यारे बच्चों उसको स्वीकार करे या ना करे, वो मेरे प्यारे डियर किन के ऊपर डिपेंड करता है, वो स्पीकर के ऊपर डिपेंड करता है। यदि स्पीकर स्वीकार कर ले तो जिस सदन में रखा गया उस सदन में प्यारे बच्चों 2/3 बहुमत से पास किया जाएगा, दूसरे सदन में जाएगा, दूसरा सदन जांच करेगा, जांच के लिए कमेटी बनाएगा, कमेटी में मुख्य न्यायाधीश होगा, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा, वरिष्ठ वकील होगा, और फिर जांच सही पाई गई तो दूसरा सदन भी पास कर देगा और हटा देगा। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज और आती है कि मान के चलो सर, अगर सीजीआई के खिलाफ ही हटाने का प्रस्ताव चल रहा हो तो तब मेरे प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ वकील हो जाएगा, वरिष्ठ वकील नहीं, माफी चाहता हूं, वरिष्ठ जज हो जाएगा, अगर सीजीआई के खिलाफ ही मामला चल रहा हो तो। अब हमारे अमित तिवारी जी बहुत समय से परेशान है कि सर राष्ट्रपति 10 वर्ष हाई कोर्ट में वकालत की हो और भारतीय हो, सीजीआई की नियुक्ति कर सकता है, कोलेजियम से मतलब ना हो। नहीं बेटा, कोलिजियम से ही नियुक्ति होता है। ऐसे तो हमारे देश में बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जो हाई कोर्ट में 10 नहीं 20-20 25-25 साल से वकालत कर रहे हैं। इसीलिए तो इस कोलेजियम प्रणाली के ऊपर एक आरोप लगता है ना कि इसमें भाई भतीजावाद चलता है। भाई इसमें भाई भतीजावाद चलता है, क्योंकि कितने जज होते हैं कोलेजियम मतलब वकील कोटे के अंतर्गत, इनका एक कोटा भी निश्चित होता है कि भाई अगर 5 जज हमें चाहिए तो इसमें से 2 जज हम लोग वकील कोटे से लेंगे और 3 जज है वो हाई कोर्ट से लेकर के आएंगे। ऐसा भी होता है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। वकील कोटे से भारत की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी इंदु मल्होत्रा, 2021-22 के लगभग बनी थी वो। आज तक किसी को नहीं हटाया गया भारत में, अभी तक किसी भी जज को हमने इस प्रक्रिया के द्वारा नहीं हटाया है। मैं दोबारा बता रहा हूं, हम यही प्रक्रिया देखेंगे। अब मैं दोबारा आपको लिखाऊंगा नहीं हाई कोर्ट वाले के अंतर्गत है, मैं जब निर्वाचन आयोग पढ़ाऊंगा वहां पर है ना भाई, वहां पे मैं आप लोगों को ये बताऊंगा नहीं मेरे प्यारे डियर, ठीक है जी। बहुत बढ़िया साहब। फिर आता है मेरे प्यारे बच्चों इनकी शपथ, है ना, कि भैया फिर आता है इनकी शपथ। शपथ कौन दिलाता है मेरे प्यारे बच्चों, बताओ देखिए आप लोग। शपथ कौन दिलाता है, तो प्यारे बच्चों राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाता है ना, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। और लास्ट लिख लो 124 के अंतर्गत, ये 124 का 6 था, 124 का 7 आता है कि भैया सर्वोच्च न्यायालय के जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज सेवानिवृत्ति के बाद, सेवानिवृत्ति जानते हो क्या क्या होता है, सेवानिवृत्ति, निवृत्त, सेवानिवृत्त होता है रिटायरमेंट, रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के जज सेवानिवृत्त रिटायरमेंट के बाद वकालत नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते प्यारे बच्चों।
नहीं कर सकते, कर सकते प्यारे बच्चों। लो जी भैया, सीजीआई सभी अलग अलग होते हैं, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट दोनों के सीजीआई बेटा, हाई कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश होता है, सुप्रीम कोर्ट का भी मुख्य न्यायाधीश होता है, दोनों अलग अलग होते हैं बेटा। ऐसा थोड़ा ना कि एक व्यक्ति है वही राजस्थान हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा, वही सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। वही व्यक्ति है इलाहाबाद हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा, वही है वो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बन जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो गलत सोच रहे हो। दोबारा सुनना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अलग अलग होता है। दैट्स क्लियर। हम्म। न्यायमूर्ति वी रामास्वामी 1991-93 पहली बार आया था। लिख बताऊंगा मैं आपको जब आगे फैक्ट बताऊंगा ना मैं आपको कि राष्ट्रपति क्या नाम है सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, वहां पे लिखाऊंगा कि अब तक हमने कितने लोगों के खिलाफ ये लेकर के आए हैं। दीपक मिश्रा के खिलाफ लेकर के आए थे। अभी एक दिल्ली हाई कोर्ट के जज थे ना, जस्टिस वर्मा, जिनके घर में आग लगी थी, है ना, जिनके घर में आग लगी थी, और वहां से मेरे प्यारे बच्चों क्या हुआ था, वहां से क्या हुआ था, वीडियो वायरल हो गया था उनका। इतने सारे केस कहाँ से जले, कई पैसे जल गए थे कि इतने सारे पैसे कहाँ से आए भैया, दाल में कुछ काला था। जगदीप धनखड़ जी को त्याग पत्र देने में भी उन्हीं की कुछ ना कुछ भूमिका थी, पैसों की नहीं, लेकिन कुछ मामला हो गया था संसद में। खैर छोड़िएगा साहब। अब बात करते हैं हम आर्टिकल 125 के बारे में। और आर्टिकल 125 जो बोलता है हम लोगों को, वो क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, है आर्टिकल 125 जो है वो हम लोगों को क्या बोलता है कि साहब रोकड़ के बारे में बातें करते हैं, है ना। आर्टिकल 125 में लिखो आप लोग, आर्टिकल 125, 125 वेतन भत्ते, क्या सर्वोच्च न्यायालय के वेतन भत्ते, मैं सर्वोच्च न्यायालय को एस से लिख रहा हूं ना, एस सी के जजों के वेतन भत्ते, जजों के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, ठीक है ना, एससी के जजों के वेतन भत्ते मेरे प्यारे बच्चों। सर वेतन भत्ते जो होता है उनको निर्धारण करने का काम किसका होता है? वेतन भत्ता है इनका निर्धारण कौन करता है? तो आप बोलोगे जनाब संसद करती है हमारी। कौन करती है? संसद करती है साहब। संसद अपनी मर्जी से करती है क्या? संसद मेरे प्यारे बच्चों विधि बनाकर करती है, और संविधान की दूसरी अनुसूची में आपको पता हो तो इनका उल्लेख किया गया है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना। फिर हम बात करें इनका वर्तमान वेतन। अगर हम वेतन की बात करें कि भैया इनका वर्तमान वेतन कितना है, वर्तमान वेतन के बारे में अगर हम लोग बात करें तो एक तो आ जाएगा अपना मुख्य जज, एक तो आ जाएगा अपना मुख्य जज, और एक आ जाएगा अपना अन्य जज सुप्रीम कोर्ट के, है ना। एक तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज, तो मुख्य जज को बालक कितने पैसे मिलते हैं? तो आप बोलोगे कि गुरुजी 2,80,000, 2.80 लाख प्रति माह। अच्छा जी, हाँ। अन्य जज को 2.5 लाख, 2.5 लाख प्रति माह, 2.5 लाख प्रति माह जी साहब। लो जी भैया, हाँ इतनी लंबी प्रक्रिया इसलिए किसी को हटाते ना, जगदीप धनखड़ जी वर्मा को छोड़ने के मूड में नहीं थे, नहीं नहीं वो तो हटाना चाहते थे, वो जल्दी हटाना चाहते थे, लेकिन वो लोकसभा में पहले भी ला गया, फिर वो राज्यसभा में छोड़िएगा, उस मामले पे हमें चर्चा नहीं करना चाहिए, राजनीतिक बातें हैं वो। लो भैया। हम्म। बताओ, यहाँ तक मामला क्लियर है? भाई यहाँ तक मामला क्लियर है मेरे प्यारे डियर, है कि नहीं है? हम्म। एक स्टार लगा करके लिख लो कि वित्तीय आपातकाल में जजों के वेतन व पेंशन में, वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। लिख लो कि साहब वित्तीय आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में, वित्तीय आपातकाल में जजों के, जजों के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते, वेतन भत्ते में कटौती की जा सकती है, कटौती की जा सकती है, की जा सकती है। लो जी भैया, है ना। हाँ टैक्स फ्री मिलता है, टैक्स तो सभी के लगता है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के अंतर्गत ना टैक्स तो सबकी लगता है, लेकिन भाई साहब फिर हमें छूट मिल जाती है ना, सबको ही, सबको टैक्स लगता है तो सबको छूट भी मिलती है भैया। हम्म।
भाई यही है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर। अब हमने इसके अंतर्गत एक चीज जो है वो और देखते हैं। बताओ सर। है, बताओ सर। हमने वो पिछले के अंतर्गत देखनी चाहिए थी, इसी के अंतर्गत देख लेते हैं ना, पिछला जो पेज है ना उसी के अंतर्गत दो चीजें देख लेते हैं हम लोग। क्या क्या? पहला तो हम लोग देखेंगे कि सर आपने ये लिखा है ठीक है, रोक कर लिखा दिया ठीक है, लेकिन आपने इसमें दो चीजें नहीं बताई। मैंने बोला बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल होता है वो कितना होता है। तो प्यारे बच्चों अधिकतम 65 वर्ष तक होता है। स्टार लगा करके लिखो कि सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जज, जज, सुप्रीम कोर्ट के जज का, ऐसे लिख लो, सुप्रीम कोर्ट के जज का कार्यकाल, जज का कार्यकाल अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक है। अधिकतम 65 वर्ष की आयु तक है। 65 वर्ष की आयु तक है, आयु तक है। 65 ईयर की एज तक है। लेकिन न्यूनतम एज का उल्लेख कहीं पर नहीं किया गया, इस चीज की ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। दोबारा सुन लेना, सुप्रीम कोर्ट के जजों की मैक्सिमम एज का उल्लेख किया गया है, न्यूनतम एज का उल्लेख नहीं किया गया है दोस्त। और दूसरा कि सुप्रीम कोर्ट के जज अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो त्याग पत्र जनाब राष्ट्रपति को देते हैं। किसको? राष्ट्रपति को देते हैं। लो जी भैया, आ जाओ। आर्टिकल 125 हो गया। अब हम बातें करेंगे आर्टिकल 126 के बारे में मेरे दोस्त। ठीक है ना, हम बातें करेंगे आर्टिकल 126 के बारे में। आर्टिकल 126 क्या बोलता है? 2 वर्ष नहीं होता बेटा, आपने अगर कहीं पढ़ा है तो गलत पढ़ा है। आर्टिकल 126 क्या बोलता है? हम्म? ये बोलता है सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति, नियुक्ति। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज आती है कि सर पहले तो ये बताओ इस कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो कब करते हैं? हम्म? भाई सर्वोच्च न्यायालय का जो कार्यकारी है उसकी नियुक्ति कब की जाती है? हम्म? नियुक्ति जो है वो कब करते हैं हम कार्यकारी न्यायाधीश की? प्यारे बच्चों, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की, न्यायाधीश ने मुख्य भी लिखना है यार इसके अंतर्गत, है ना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, है ना, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। सर कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हम कब करेंगे? जब मेरे प्यारे बच्चों भारत का जो मुख्य न्यायाधीश है वो अनुपस्थित हो या एकदम से उसका पद रिक्त हो गया हो, है ना। लिख लो सीजेआई, सीजेआई की अनुपस्थिति में, अनुपस्थिति में, जैसे भी राजस्थान की अनुपस्थिति में, राजस्थान में एम एम श्रीवास्तव थे, मनेंद्र मोहन श्रीवास्तव को 3 या 4 बार कार्यवाहक बनाया था। क्यों? क्योंकि राजस्थान हाईकोर्ट के जो जो जज थे वो कहीं छुट्टी पे चले गए थे, एकदम से मेरे प्यारे बच्चों उनका पद रिक्त हो गया था, या आकस्मिक रिक्ति, या आकस्मिक, आकस्मिक रिक्ति प्यारे बच्चों। इस कंडीशन के अंतर्गत हम कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। ठीक है सर, किसको नियुक्त करते हैं हम लोग? नियुक्ति कब करेंगे ये तो कर देंगे, किसको नियुक्त करेंगे? हम्म? किसको नियुक्त करेंगे प्यारे बच्चों? तो मेरे प्यारे बच्चों जो सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ जज होगा, सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जो होगा ना, वरिष्ठ जज को हम लोग क्या करेंगे, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश है वो बनाएंगे प्यारे डियर। ठीक है साहब। सर किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? हम्म? भैया किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों को ध्यान रखना है जनाब, किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा। लो जी भैया, है ना, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। रेजिग्नेशन आर्टिकल 29 में ही है मेरे प्यारे बच्चों।
जज हटाने की प्रक्रिया चलती तो क्या वो जज न्यायिक निर्णय दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकता है मेरे प्यारे डियर। ठीक है जी। उसके बाद में आता है आर्टिकल 127, है ना। उसके बाद में आता है आर्टिकल 127। ये बोलता है तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश। अब तुम्हें पूछा जाता है सर ये तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? अरे तदर्थ न्यायाधीश को एड हॉक जज जज भी कहते हैं प्यारे बच्चों। क्या कहते हैं? एड हॉक जज, एड हॉक जज। अपनी भाषा में बताऊं तो अस्थाई जज, अस्थाई जज मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना। तदर्थ जज क्या होता है? अस्थाई। जैसे कमिटी में सुना होगा आप लोगों ने, तदर्थ कमिटी है। कमिटी के अंतर्गत आप लोगों ने सुना होगा प्यारे बच्चों, तदर्थ कमिटी। सुना है कि नहीं सुना है? आवाज आ रही है ना सबके पास? तुम लोग काफी टाइम से कमेंट कमेंट तुम्हारा नहीं आ रहा है, कहीं तुम सो तो नहीं गए? अरे पूनम, सौरभ, अमित, सो तो नहीं गए ना तुम लोग? हाँ नहीं सोए शिवानी बोलेगी, ओनली सुप्रीम कोर्ट में होता है, इंस्पायर्ड बाय फ्रांस। ठीक है जी साहब। दोबारा सुनो। आर्टिकल 127 में अस्थायी जज है। ठीक है साहब। सर इनकी नियुक्ति कब की जाती है? या आपके जो तदर्थ न्यायाधीश है, इनकी जो हम नियुक्ति करेंगे कब करेंगे? है भाई, नियुक्ति जो है वो कब करेंगे हम लोग? नियुक्ति कब करेंगे? तो प्यारे बच्चों आपको एक चीज का ध्यान रखना, जब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गणपूर्ति ना हो। क्या? कि जब जब हेलो 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 हेलो। हाँ जी साहब। अब आ गई वापस, है ना। यार ये जो मैंने एक बार बताया, ये पलक में जो पिन है ना वो हिलती है कभी कभी, है ना, इसकी वजह से नहीं आती है। भाई कभी कभी है ये, इस पलक के अंतर्गत जो पिन है ना वो उससे हिल जाता है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ अब मेरे हिसाब से मैंने देख लिया, एकदम क्लियर आ रही है आप लोगों के पास। ठीक है जी साहब। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल। अब आया कि जनाब आर्टिकल 127 के तहत जो तदर्थ न्यायाधीश होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो भैया सीजेआई द्वारा, सीजेआई द्वारा इनकी नियुक्ति होती है। सर सीजेआई अपनी मर्जी से कर देता है क्या? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति लेगा। क्या? राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति, राष्ट्रपति से पूर्व पूर्व अनुमति पहला काम करेगा, तथा संबंधित हाईकोर्ट, तथा संबंधित हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह, मुख्य न्यायाधीश से सलाह, न्यायाधीश से सलाह मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा सुनो।
दोबारा सुनो, मैंने बताया तदर्थ न्यायाधीश। तदर्थ न्यायाधीश क्या होता है? एडहॉक जज, जो अस्थायी जज होते हैं। अस्थायी जज, अस्थायी जज की हम नियुक्ति कब करते हैं साहब? जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की गुणपूर्ति पूरी ना हो। ठीक है साहब, किसको करेंगे? हाई कोर्ट के जो योग्य जज होंगे उनको करेंगे। कौन नियुक्ति करेगा? सीजीआई। सीजीआई बोले तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन सीजीआई अपनी मर्जी से नहीं करेगा, पहले तो राष्ट्रपति से पूछेगा, और फिर जिस हाई कोर्ट के जज को नियुक्त करेगा उस हाई कोर्ट के जज के, हाई कोर्ट के मुख्य जज से भी सलाह लेगा मेरे प्यारे डियर। मान लो सुप्रीम कोर्ट में राजस्थान हाई कोर्ट के दो जज है, उनको तदर्थ न्यायाधीश बनाया जाता है, तदर्थ सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए जाते हैं। तदर्थ मतलब अस्थायी, एडहॉक। तो हमारे जो चीफ जस्टिस है बी आर गवई जी, गवई साहब पहले तो राष्ट्रपति से पूछेंगे, उसके बाद में राजस्थान हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे सलाह लेंगे, और फिर उन दो जजों को मेरे प्यारे बच्चों नियुक्त करेंगे। क्लियर? ठीक है जी साहब, है ना? ठीक है। अब कई बार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, है ना, कई बार क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा एक चीज इसमें वो लिख लो कि तदर्थ न्यायाधीश केवल सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त किए जाते हैं। नोट लगा करके लिख लो, कहीं हाई कोर्ट में भी कर दोगे आप लोग, है ना? नोट लगा करके लिख लो कि तदर्थ न्यायाधीश, तदर्थ न्यायाधीश केवल सुप्रीम कोर्ट में ही नियुक्त किए जाते हैं, में ही नियुक्त, में ही नियुक्त किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, समझे? केवल सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत तदर्थ न्यायाधीश है वो नियुक्त किए जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बाकी दूसरे के अंतर्गत नहीं। तदर्थ न्यायाधीश, दोबारा समझना बेटा राम सिंह, मैंने बताया अस्थायी जज होते हैं। कब नियुक्ति की जाती है? जब मेरे प्यारे बच्चों सुप्रीम कोर्ट में जजों की गणपूर्ति पूरी ना हो तब किया जाता है, तब नियुक्ति की जाती है। किसको करेंगे? हाई कोर्ट के जो योग्य जज होंगे उनको करेंगे। नियुक्ति कौन करेगा? सीजीआई, जो राष्ट्रपति से पहले अनुमति लेगा और संबंधित हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से सलाह लेगा प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर है अब तो? अभी वापस दोबारा वॉइस गई क्या? नहीं, अभी तो चल रही है बेटा, ऐसे बार बार डराओ मत यार आप, है ना पूनम? चलो, अब बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों हम लोग आगे, एक आर्टिकल 128 तो और लिख लेंगे हम लोग, अभी टाइम है। आर्टिकल 128, उसमें आता है मेरे प्यारे बच्चों सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। क्या? सर्वोच्च न्यायालय में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सर्वोच्च न्यायालय में, न्यायालय में सेवानिवृत्त जजों की नियुक्ति। सेवानिवृत्त जानते हो ना, रिटायरमेंट, जजों की नियुक्ति, जजों की नियुक्ति मेरे प्यारे बच्चों। लो जी साहब, है ना? सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। सेवानिवृत्त बोले तो, हम्म, सेवानिवृत्त बोले तो मेरे प्यारे बच्चों, अरे रिटायरमेंट हो गए सर, रिटायरमेंट को वापस बुला लेंगे क्या? हाँ बुला लेते हैं भैया। कब बुलाते हैं? हम्म, सर आप बोल रहे हो कि सेवानिवृत्त जजों को हम वापस बुलाते हैं, तो कब बुलाते हैं? कई बार हमारे पास बर्डन ज्यादा हो, सीजीआई को उचित लगे, जब जब सीजीआई को उचित लगे, या सीजीआई उचित समझे या उचित लगे, ठीक है ना भाई? कई बार क्या होता है कि हमारा हाई कोर्ट है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में टोटल 34 जज है, लेकिन पद रिक्त है, 20 ही जज है सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत, तो काम बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, बर्डन बहुत ज्यादा है, काम हो नहीं रहा, नए जजों की नियुक्ति नहीं हो रही, तो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य जज है, तो जो जज रिटायर हो गए और उनको रिटायर हुए 3 साल से ज्यादा का समय नहीं हुआ है, तो उनको वापस बुला लेंगे। ठीक है ना, उनको वापस बुला लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। किसको नियुक्त किया जाएगा? है किसको नियुक्त किया जाएगा प्यारे बच्चों, है ना? किसको नियुक्त? तो सर्वोच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त जज जो होंगे ना, उन्हीं को मेरे प्यारे बच्चों, है ना? किसी किसी एससी के, किसी एससी के सेवानिवृत्त जज को, सेवानिवृत्त जज को
जज को मेरे प्यारे बच्चों नियुक्ति कर देंगे। और ये नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? नियुक्ति जो है वो कौन करेगा? नियुक्ति कौन करेगा? तो सीजीआई नियुक्ति करेगा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्ति करेगा। ठीक है, और राष्ट्रपति से पूर्व में सहमति ले लेगा। राष्ट्रपति से पूर्व सहमति, पूर्व सहमति मेरे प्यारे बच्चों। लो भैया, इतना ध्यान रखना है। सैलरी मिलेगी, सैलरी मिलेगी मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है ना भाई, सैलरी मिलेगी मेरे प्यारे डियर। ये आर्टिकल 152 तक, आर्टिकल सॉरी माफी चाहता हूँ 128 तक। 129 बोलता है मेरे प्यारे बच्चों, एक लाइन का है 129, अभिलेख न्यायालय। लेकिन अभी थोड़ा सा मैं उसमें समझाने में टाइम लगेगा, तो वो कल बता दूंगा आप लोगों को। कल कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लग रहा अपना सुप्रीम कोर्ट है वो कल हो जाएगा। अब अपनी एक क्लास और होगी, अभी 2 क्लास और होगी सुप्रीम कोर्ट की प्यारे बच्चों। ठीक है ना, वेतन भत्ते सब मिलेंगे बेटा, जो सेवानिवृत्त जज हो चुके हैं वापस सुप्रीम कोर्ट में जज बन करके आते हैं तो सब कुछ मिलेगा उनको। अब बताओ आज का ये प्यारा सा सेशन कैसा लगा? मजा आया कि नहीं आया पढ़ने में? अरे मजा आया कि नहीं आया प्यारे बच्चों पढ़ने में? बताओ देखिए फटाफट से। सब क्लियर है जी। 147, एक 127, एक बार दोबारा समझाता हूँ, वो नहीं आई थी। ठीक है सर, 127 बेटा मैं वैसे 3-4 बार बता चुका, एक बार दोबारा समझना। तदर्थ न्यायाधीश का मतलब होता है अस्थायी न्यायाधीश। क्या होता है? अस्थायी। अस्थायी का मतलब है कि 5-10 दिन के लिए हमने बुला लिया। जैसे अपने घर में होता है ना, कई बार काम ज्यादा बढ़ जाता है तो हम बुआ जी वाले लड़की को ले आते हैं, कभी मामा वाले लड़की को ले आते हैं, हैं कि यार तुम 5-10 दिन आओ, थोड़ी सी हमारे हेल्प कराओ, उसके बाद में वापस चले जाना। वो ऐसा तो है नहीं कि हम 5-10 दिन अपने मामा की बहन लड़की को ले आया, बुआ की लड़की को ले आया तो हमारे पास हमेशा हमेशा के लिए रहेगी। वो एक शॉर्ट टाइम के लिए ही तो है। बिल्कुल सा। उनकी नियुक्ति कब की जाएगी? जब सुप्रीम कोर्ट में जजों की गणपूर्ति ना हो। गणपूर्ति का मतलब क्या हो गया है? गणपूर्ति का मतलब क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों? गणपूर्ति का मतलब हो गया, गणपूर्ति का मतलब हो गया कि एक निश्चित जज है कि भाई वो नहीं है तो हम उनको बुला लेंगे। किसको बुलाएंगे? हाई कोर्ट के कोई योग्य जज जो उनको बुला लेंगे। कौन बुलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बुलाएगा, जो पहले राष्ट्रपति से पूछ लेगा और जिस राज्य के हाई कोर्ट के हाई कोर्ट के जजों को लाएगा उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से बात कर लेगा। बताओ, मामला एकदम क्लियर? अगर बढ़िया समझ में आ गया तो एक थम्स अप कर दो भैया। पासिंग मार्क्स दोनों पेपर में का टोटल लाना है या अलग अलग? 40% तो अलग अलग लाना है। दोनों पेपर में 40-40% तो लाना ही है मेरे प्यारे बच्चों। यानी 200 क्वेश्चंस में से आप लोगों के 80 क्वेश्चन तो ठीक होने ही होने चाहिए मिनिमम। 200 का सॉरी 80 क्वेश्चन नहीं, 80 नंबर है ना क्वेश्चन, 40 का 100 क्वेश्चन का 40 क्वेश्चन सही होने चाहिए। हाँ, अगर 40% नहीं है, मिनिमम क्वालिफाई नहीं हो तुम, तो भी आपको पता है ना फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आई थी, 226 पोस्ट थी, उसमें 6 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। 225 में 6 ही बच्चों का सिलेक्शन हुआ, बाकी 19 सीटें 219 है वो सीटें रिक्त रह गई भैया। बताओ। चलिएगा, ठीक है, तो कल मिलते हैं प्यारे बच्चों। तब तक के लिए स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्रेम करना। जय हिंद, जय भारत।